हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम्स डेट आ चुके हैं और बहुत कम समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ामिनेशन को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो समय बचा हुआ है उन समय में किस प्रकार से अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करें, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम है, जो हमारा लक्ष्य है एग्ज़ाम में जेआरएफ क्लियर करना, वो हो सके। ठीक है, तो और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा जेआरएफ हो, तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, या फिर बहुत लोग ऐसे होंगे जो 2-3 साल से लगातार एग्ज़ाम देते रह रहे होंगे, लेकिन उनका कुछ नंबर से, 1 नंबर से, 2 क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन से उनका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए, आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जनवरी में सभी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम डेट 6 जनवरी को है, आप सभी को पता होगा। तो अभी से यदि हम जोड़ें तो टोटल 9 दिन होता है कल से लेकर के। ठीक है, बट उसमें 2 दिन यदि हटा देते हैं, 1 जनवरी का दिन और किसी दिन जिस दिन आपकी पढ़ाई उतनी फ्रूटफुल ना हो पाए। ठीक है, तो फिर हमारे पास लास्ट 7 डेज बचते हैं। ठीक है, तो इन 7 डेज में हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अपने जो लक्ष्य हैं उसको पा सकें, जो जेआरएफ का सपना है वो हो सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सबसे पहला मेन एम तो यही है कि वो जेआरएफ क्लियर करें। कोई ये नहीं चाहता है कि सिर्फ नेट पे ही उनका रुक जाए, है ना, या सिर्फ पीएचडी के एडमिशन के लिए नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं पीएचडी भी करें विथ फेलोशिप। ठीक है, तो उसके लिए जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। अब जेआरएफ क्लियर करने के लिए मिनिमम कितना आपका सही होना चाहिए, मान के चलिए 105 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला करके। ठीक है, पेपर 1 की बात करें और पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि यही पेपर होगा जो आपके जेआरएफ को डिसाइड करेगा। इसके पीछे कारण ये है कि पेपर 1 इतना ज़्यादा वो है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, 30 मैक्सिमम या 35, इससे ज़्यादा सही नहीं हो पाएगा, मान के चलिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे लॉजिकल रीजनिंग से, टीचिंग एप्टीट्यूड से या रिसर्च एप्टीट्यूड से, ठीक है, या बाकी के टॉपिक से, जो गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मान के चलिए यदि आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो इधर अपना अटेम्प्ट मान के चलिए कम से कम 75 से 80 रखना पड़ेगा आपको, इतना सही करना पड़ेगा। अटेम्प्ट तो आप कुल लोगे, टोटल क्वेश्चंस 150 ही अटेम्प्ट करोगे, लेकिन सही करने की बात आएगी तो इतना मिनिमम सही होना चाहिए, तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि पेपर 2, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट आप दे रहे हो, तो उसमें आपको मैक्सिमम 80 टारगेट रखना है, 80 to 85 टारगेट रखना है। ठीक है, ताकि पेपर 1 में इन केस आपका गलती भी हो तो 25 कम से कम आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो आपके जेआरएफ पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है वो आपको अभी डिफाइन करेगा। इसके पीछे कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आप लोगों ने 5-6 महीने, 7 महीने, जितने दिनों से तैयारी कर रही होगी, उसका कोई मतलब नहीं बनता यदि इन 5-6 दिनों में, 7 दिनों में अपने माइंडसेट को उस तरीके से ना बनाएं कि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमको जेआरएफ निकालना है। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को बहुत अच्छे तरीके से अभी बना लीजिए कि एकदम एग्ज़ाम मोड में रहिए, कि किसी भी प्रकार से हम अपने आप को डिस्टेबलाइज ना होने दें, और इन 7 दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें। ठीक है, तो अभी जैसे बहुत लोग सोचते होंगे कि क्या हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस अटेम्प्ट में भी नहीं होगा क्या, या जेआरएफ नहीं हो पाएगा, सिर्फ नेट तक रुक जाएंगे। तो आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करिए, अच्छे से माइंडसेट बनाइए और अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी रिवीजन करने का सही समय है। रिवीजन कैसे करें, एक तो पीवाईक्यूज जो आप लोगों ने लगाए होंगे 5-6 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी लगाया है, या जितने भी एमए के एंट्रेंस पेपर होंगे,
मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने PYQs कितना किया है, लेकिन यकीन मानिए ये PYQs आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कंसेप्ट्स को क्लियर करने में। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा बहुत जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं जो हम लोग पढ़ाई के दौरान भूल जाते हैं, वो हमें PYQs से मिल जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करिए। प्लस बुक्स के नाम, उनके पब्लिशिंग ईयर्स, ठीक है, ये सब रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। दूसरा, आप लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने MCQs के वीडियोस देखे होंगे, जैसे हमारा ही चैनल पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बहुत सारे MCQs के वीडियोस हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि वो उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अपना अधिकतर समय 70% समय अपना रिवीजन पे दीजिए। अब नया पढ़ने का समय सिर्फ और सिर्फ 10% आपको देना है। मुश्किल से आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट नया चीज़ पढ़ने में दीजिए, बस अपने टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, बाकी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करके रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा आप रट पाएँ। UGC नेट में रटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही रटना ही आपको JRF दिलवा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भले ही आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है, ऊपरी ऊपरी नॉलेज भी हो किसी चीज़ को लेकर के, तब भी आप JRF निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात, हर एक टॉपिक्स से रिलेटेड आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, तो इनमें से जो मेन थिंकर्स हैं, डेविड ईस्टन, ठीक है, गैब्रियल आलमंड, बी पॉवेल, फिर हंटिंगटन, जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हो तो एरिस्टोटल के क्या हैं, प्लेटो के क्या कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, मार्क्स के क्या हैं, ठीक है, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी, बर्नी, ठीक है, जितने भी हैं, राजा राम मोहन रॉय, सभी के बेसिक्स कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, और बाकी फिर जो भी एग्जाम में आएगा वहाँ पे अच्छे से दिमाग लगा के सॉल्व करना है पेपर। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर रखना है। अब बात आती है पेपर 1 की। तो पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस पेपर में बहुत दिक्कत होती है 40 क्वेश्चन सही करने में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस हम लोग लेके चलते हैं कि इतना सही हो जाए, बट ये भी मुश्किल है। ठीक है, 30 to 35 मान के चलिए। तो इस पेपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो आपको निभाना पड़ेगा वो आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, और पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट का पोर्शन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, लॉजिकल रीजनिंग का हो, ठीक है, या रिसर्च एप्टीट्यूड का हो, इन सभी पोर्शंस में आपको हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है। भले ही आपको लगेगा कि यार रिसर्च एप्टीट्यूड में मुझे ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में समझ नहीं आएगा कि क्या होगा नहीं होगा, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारा सही हो, गलत होने के चांसेस कम हो। ठीक है, तो इसी पे मैं जो चौथी बात है वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कॉमन सेंस का अप्लाई करना है। ठीक है, कॉमन सेंस को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन को में हमें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जो उनके ऑप्शंस है वहीं पे तो आंसर है, तो एलिमिनेट करके हमें आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेशन करने के टेक्निक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे डेविड ईस्टन है या और लोग हैं, तो क्या वो उस तरीके से उन्होंने उस बात को कही है। हम लोगों के दिमाग में यदि मेजर इमेज होगा कि किस थिंकर के द्वारा किस प्रकार के कंसेप्ट्स बताए गए हैं, तो हम अपने आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखिए, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक्स कंसेप्ट्स रिवाइज कीजिए, PYQs देखिए, कहीं ना कहीं से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा, और जो आपका ऑप्शंस होगा उसको एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए कॉमन सेंस का अप्लाई ज़रूर करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगली बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है।
एग्ज़ाम में जब हम लोग बैठते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करते हैं और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से किन्हीं किन्हीं का जेआरएफ रुक जा रहा है, फिर उसको प्रिपरेशन करनी पड़ती होती है। ठीक है, साल भर लग जाता है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो 4 बार 5 बार नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट उनका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उस केस में सबसे बड़ी चीज़ है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। आपको आंसर्स पता है, फिर भी आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जो उस क्वेश्चन को गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक्स में जैसे फॉर एग्जांपल नॉट को हम लोग क्वेश्चन में अच्छे से नहीं देख पाते हैं, पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट और हम लोग विच इज़ करेक्ट में टिक कर देते हैं। तो इस तरीके का सिली मिस्टेक हमें नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे जैसे बुक्स होते हैं तो उनके बुक्स के जो टाइटल्स है सब बहुत लोगों का एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सही है, इसके ऑथर ये हैं या ये हैं। जैसे इलीट थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें मॉस्का हैं, रॉबर्ट मिशेल्स हैं, सी राइट मिल्स हैं। ठीक है, और सभी के बुक के नाम इधर उधर थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इलाइट थ्योरी क्या इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, रूलिंग क्लास किनके द्वारा लिखा गया। तो खैर, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा। अगला बात ये है, अभी जो समय है वो मेक और ब्रेक का है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो समय है, आप लोगों को लग रहा होगा कि 7 दिनों में आखिर क्या ही कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे ज़्यादा पोटेंशियल अभी होगा इन 7 दिनों में, क्योंकि आपकी पोटेंशियल यहाँ पे पीक पे होगी। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमें डेडलाइन पता चल गई है कि 6 जनवरी को ही एग्ज़ाम है। ठीक है, तो डेडलाइन जब हमें पता होती है तो हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो इन 7 दिनों में आप लोगों ने चाहे कितने महीने, जो 3-4 महीने जो मेहनत करके पढ़े हैं उसको जाया मत होने दीजिए। इन 7 दिनों में आप अच्छे से अपने आप को, अपनी स्टडी को फ्रूटफुल बनाइए, अपने पोटेंशियल को और पहचानिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करते रहिए। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद पे विश्वास रखें, ट्रस्ट योर सेल्फ। अभी तक आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा, जिस रिसोर्सेज को भी यूज़ किया, ठीक है, अपने आप पे यकीन रखें कि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया, माइंडसेट को बहुत क्लियर करना है कि आप लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेहनत किए हैं इतने 3 महीने 4 महीने। ठीक है, और यही मेहनत जो है वो आपको आपका रिजल्ट दिलवाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक तरीके से अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ। हो सकता है आपका जेआरएफ हो जाए, तो आप लोग बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए और इन 7 दिनों में अपने पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करें।